नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज 11वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। इनकी कीमतों के बढ़ने से परेशान आत्माओं से एक प्रश्न है, परेशान आप हैं तो प्रदर्शन दूसरा क्यों करे? वैसे दूसरे को भी करना चाहिए, लेकिन यह सवाल इस संदर्भ में है कि कई लोग लिख रहे हैं कि विपक्ष कहां है, जैसे तेल के दाम विपक्ष के प्रदर्शन ना करने के कारण बढ़ रहे हों। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं विपक्ष की खोज बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई विपक्ष ने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया, या जनता के बीच ही यह मुद्दा नहीं है, या फिर मीडिया जनता के बीच जाना ही नहीं चाहता है? कई लोग तो इस अधिकार से पूछते हैं जैसे पेट्रोल की कीमतों का विरोध करने के लिए घर से निकल पड़े थे, रास्ते में लोगों की भीड़ जमा थी, मगर कोई विपक्ष का नहीं मिला तो घर लौट आए। अच्छी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से विपक्ष की खोज होने लगती है, सरकार की नहीं होती है। सरकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? विपक्ष वाले भी सोच रहे होंगे कि 87 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन विपक्ष के भरोसे नहीं बना है। किसानों को लगा कि कानून उनके लिए ठीक नहीं, तो पंजाब के गांव-गांव में हफ्तों इसे लेकर जागरूकता अभियान चला। बहुत से लोग इसके कारण किसान संगठनों से पहली बार जुड़े। लोगों का दबाव किसान संगठनों पर बनने लगा और आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचते पहुंचते ऐलान करने लगा कि उनके बीच राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा। बीजेपी के नेता तो वैसे भी नहीं आते, इसलिए इसका मतलब यही था कि विपक्ष के नेताओं को नहीं आने दिया जाएगा। 26 जनवरी के पहले तक किसान आंदोलन और विपक्षी नेताओं की दूरी बनी रही। अब बदल गई है, लेकिन फिर भी यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों के ही हाथ में है। विपक्ष भी क्या करे? कई हफ्ते तक समझ नहीं आया कि किसान तो चाहते नहीं कि हम वहां जाएं, तो ट्विटर से लेकर सदन में ही बयान देते रहे, भाषण देते रहे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो विपक्ष की खोज हो रही है। अभी अभी भगाए जा रहे थे, अभी अभी बुलाए जा रहे हैं। पता चलता है कि नागरिक विपक्ष की भूमिका को लेकर कंफ्यूज है और विपक्ष नागरिक से दूर है। उपभोक्ता खोज रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष खोज रहा है कि अमिताभ और अक्षय कुमार कहां हैं। सब अपना अपना गम हल्का करने के लिए किसी ना किसी को खोजने में बिजी हैं और 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब भी खोज रहे हैं। उनकी सरकार के समय पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने लगते थे, तब तो अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक खूब बोला करते थे। अब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? 70 रुपए पर इतने बयान आते थे, अब 90 से लेकर 100 रुपए पर किसी के बयान नहीं आते हैं। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को पेट्रोल की कीमतों पर बोलने के लिए खोजना एक अलग बात है, लेकिन उनकी फिल्मों की शूटिंग रोक देना, यह कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है पटोले साहब? उम्मीद है राहुल गांधी नाना पटोले से यह बात पूछेंगे कि उन्होंने फिल्मों की शूटिंग रोक देने की बात क्यों कही। क्या यह बात उनके विरोधी दल की हरकतों से नहीं मिलती है? आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। यह भूमिका कांग्रेस लेंगी। सरकार के लिए यह अच्छा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर जनता विपक्ष को खोजती है। वह चाहती है कि विपक्ष इस मौके पर विपक्ष के होने का प्रदर्शन करे, उसका अभ्यास करे, प्रदर्शन करे कि वह प्रदर्शन कर सकता है। कई लोग तो इमोशन में बीजेपी के 2014 के समय के पोस्टरों को निकालकर पोस्ट करने लगते हैं। जब भी दाम बढ़ते हैं यह पोस्टर निकल आता है, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज के विपक्ष का पोस्टर या उसके नारे पसंद नहीं आ रहे तो लोग उस समय के विपक्ष के पोस्टर से ही काम चलाने लगते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले,
देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब तो 2014 की तुलना में रेट 20 रुपए से अधिक हो चुके हैं, लेकिन 2015 में जब दाम कम हुए थे तब प्रधानमंत्री ने इसे अपने नसीब से जोड़ दिया था। तब प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि एक दिन 100 रुपया लीटर हो जाएगा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? पेट्रोल सस्ता हो जाए इससे मतलब होना चाहिए, नसीब और बदनसीब से नहीं। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव नियमित रूप से पेट्रोल की कीमतों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और बयान देते हैं। राहुल गांधी 1 जनवरी से लेकर अब तक इस मसले पर 8 बार ट्वीट कर चुके हैं। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं। इस ट्वीट में एक नोट है जिसमें लिखा है कि इस साल 19 बार तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जून 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई, तब कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में $93 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत भारत में 71 रुपए लीटर और डीजल 57 रुपए के करीब। लेकिन करीब 7 साल बाद कच्चे तेल का दाम $30 कम होकर $63 प्रति बैरल पर है। फिर भी पेट्रोल सेंचुरी बना रहा है और डीजल उसके पीछे पीछे चल रहा है। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 19 बार बढ़ाई गई हैं, मतलब 45 दिन में 19 बार कीमतों में इजाफा। इस दौरान पेट्रोल 5 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 15 फरवरी 2020 से 15 फरवरी 2021 के बीच पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर और डीजल 14 रुपए से अधिक प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसके बाद भी सारा कसूर आज के विपक्ष का है। अगर आज का विपक्ष पेट्रोल और डीजल के दाम का पुरजोर विरोध करता तो लोगों को बीजेपी की याद नहीं आती। इस लिहाज से बीजेपी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि कहां है विपक्ष, आप क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध करते हैं? आपके प्रदर्शन नहीं करने से लोग हमें विपक्ष के रूप में देख रहे हैं, जबकि हम सरकार में। बस ये ना कहे कि हमने विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए दाम बढ़ाए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल ने कुछ लोगों से बात की कि आखिर विपक्ष को क्या करना चाहिए। कोई विपक्ष नहीं है इंडिया में, कोई भी, खाली बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। कुछ भी करो, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा विपक्ष। सड़कों पर होना चाहिए वो नहीं, सड़कों पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। अच्छा, तो विपक्ष में कौन है? बाकी तो सरकार सबका अपना अपना बना हुआ, विपक्ष है कौन? सबका तो बहुमत से ही बना हुआ है, विपक्ष कौन है इसका? विपक्ष स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं आज की डेट में। विपक्ष स्ट्रॉन्ग होता तो इतना होता ही नहीं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इतना रेट इंक्रीज हुआ नहीं जितना यहाँ हो रहा है। आपको लग रहा है विपक्ष मांग उठा नहीं रहा है सड़कों पर? नहीं, वो शांत बैठे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा, आम आदमी तो मर ही गया इस चीज़ के लिए। गैस का देख लो ना आप, कई दिन में कितने बढ़ गए, 70 रुपए गए सीधे। दाम विपक्ष ने नहीं बढ़ाए हैं, खोज उसकी हो रही है। सरकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन क्या वाकई विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, या दिखाया नहीं जा रहा है, छापा नहीं जा रहा है, या मीडिया अब जनता के घर घर जाकर महंगाई पर अब रिपोर्ट नहीं बना रहा है?
जब आप विपक्ष को खोजते हैं तो पता करने का प्रयास भी कीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर किसने क्या कहा और क्या किया है। शकील अहमद खान कांग्रेस के विधायक हैं। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन हाथ में लकड़ी की गठरी लिए आ गए। साथ में एक पोस्टर भी है जिसमें 2014 और आज की कीमतों की तुलना है। क्या शकील अहमद खान बाहर सड़क पर चल रहे होते तो महंगाई से त्रस्त जनता उनके पीछे पीछे चलने आ जाती? अगले दिन शकील अहमद खान का अच्छा खासा समय यह पता करने में जाने वाला है कि उन्होंने प्रदर्शन किया तो कहीं छपा भी कि नहीं, कहीं आया भी कि नहीं। राजद के भी कुछ विधायक साइकिल से आ गए, जैसे कभी बीजेपी के विधायक साइकिल चलाया करते थे। बीजेपी के सारे विधायक कार से आए। 10 दिनों में 10 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है। जब से मोदी सरकार आई है, इस टैक्स के एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, पेट्रोल डीजल के सिर्फ नाम पर 20 लाख करोड़ रुपया की वसूली देश की जनता से किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपया में पूरे बिहार का कायाकल्प होता है हर साल, और ये 20 लाख करोड़ रुपया वसूला गया है। और हर लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तमाम लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज दुगुना 2.5 गुना हो गया है, जिसकी वजह से गरीब गुरबा भी जो सामान खरीद करके उपयोग करते हैं, उन तमाम चीज़ों का दाम 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना बढ़ गया है। और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि 2014 में जो महंगाई की सरकार थी, उतना भी अगर रेट आप कर दीजिएगा तो बिहार की जनता, देश की जनता को बहुत राहत होगी। हम आज के इस विधानसभा में इस प्रोटेस्ट के माध्यम से न केवल मोदी सरकार बल्कि नीतीश सरकार से भी कहना चाहते हैं कि स्टेट का भी एक टैक्स होता है, अगर उसमें भी राहत अगर नीतीश कुमार की सरकार दे दे तो बिहार की जनता को बड़ी राहत होगी। महंगाई और रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। रोजगार के सवाल के बीच आप हिंदू मुस्लिम टॉपिक डाल दीजिए, पता भी नहीं चलेगा कि रोजगार की बात कहां गई। राजनीति बदल चुकी है, उसके मुद्दे भी बदल गए हैं। धार्मिक पहचान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति धार्मिक पहचान की स्थापना के लिए हो रही है। अजान या पूजा में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर होने वाले झगड़े पर एक पूरे राज्य का चुनाव निकल सकता है, निकल जाता है। जाहिर है मुद्दे आर्थिक और अन्य मुद्दों की राजनीति समाप्त हो गई है। विपक्ष अगर दिखाई भी देता तो भी इससे ना तो राजनीति में धार आती, ना सरकार पर दबाव पड़ता। पर यह सवाल अच्छा है कि रोजगार और महंगाई के सवाल पर सरकार पर जनता के किसी दबाव का असर क्यों नहीं होता है? क्या जनता वाकई 100 रुपए लीटर तेल खरीदकर परेशान नहीं है? यह तो वही बता सकती है। अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछा तो प्रधानमंत्री को बधाई देने लगे कि उन्होंने भाव पर नियंत्रण किया हुआ है। देखिए, आगे आने वाले दिनों में मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो, उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से तो सर उसका भाड़ा में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना सर, भाड़ा तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है। आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है, सरकार जो बजट लाती है उसको महसूस करती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि भाव पर कंट्रोल और प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। सुना आपने? प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसे गंभीरता से ना लें और खुद दावा ना करें कि उन्होंने भाव पर नियंत्रण किया है, इसलिए पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है, वरना 200 रुपए मिलता। विपक्ष भी कुछ करने के लिए भारी दबाव में है। कुछ नया करने को नहीं मिल रहा तो सारा कुछ वही कर रहे हैं जो बीजेपी करती थी। नया करे भी तो क्या करे? मोटरसाइकिल की अर्थी निकाली जा रही है, गैस के सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि जिस साइकिल को चलाकर बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान कभी विधानसभा जाया करते थे, उस साइकिल की भी खोज हो रही है। कांग्रेस ने पूछा है कहां गई वो साइकिल? कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो साइकिल कमलनाथ को दे देनी चाहिए कि लीजिए अब आप चलाइए। कहां गई वो साइकिल, ने कहां पंचर हो गई? ये कमलनाथ जी ने भी पूछा है। कुल मिलाकर जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो किसान परेशान और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है,
महंगाई लगातार बढ़ जाती है, वो बढ़ रही है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई और ऊपर से डीजल पेट्रोल की मार और रसोई गैस की मार। ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है कि जब इलेक्ट्रिक ट्रेन और ये आएंगे तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ जाएगा। अरे आज तो लोग परेशान हैं, इसका जवाब चाहिए। और हम लोग 22 तारीख को जब विधानसभा सेशन चलेगा साइकिल से जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले भी बढ़ते रहे हैं, इस समय इसका असर पहले से कहीं घातक है। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, जिन्हें काम मिला भी है उन्हें कम सैलरी पर मिला है। बहुत से लोगों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे लोग अपनी बचत से ही काम चला रहे होंगे, दिनों दिन गरीब हो रहे होंगे। फील्ड से रिपोर्टिंग न के बराबर होने के कारण आप नहीं जानते कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन गरीबों को गैस के सिलेंडर दिए गए, क्या वो 800 रुपए का सिलेंडर खरीद पा रहे हैं? क्या मिडिल क्लास 800 रुपए का सिलेंडर खरीद पा रहा है? पिछले 2 महीने से वे गैस के सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं या लकड़ी के चूल्हे पर लौट आए हैं? मोदी ने कह रखी है, क्या कहता फ्री में सिलेंडर कहाँ आए? हम कहा कहते चूल्हो जला रहे हैं, कहा 50 रुपए कंडा ला बताएं जब रोटी बनाता है, कहाँ से ले हमें 800 रुपया? पहले 500 550 का आकर तो भरवा ले गए, अब महंगा होगा तो कहाँ से भरवाए? 750 रुपए न होते। ये खाली रखा है? हाँ खाली है। क्यों? अब क्या करे बता, जब महंगाई इतनी हो गया है तो अब मंदा हो जाएगा तो जब देख लेंगे भरवा का। चूल्हे पे ही काम कर रहे हैं? हाँ चूल्हे पे कर रहे हैं भैया हम तो चूल्हे पे काम चला लेते हैं। पेट पालने बाहर हो रहे, बताओ क्या करें, इतना महंगा कौन भरवाएगा? तो इस मारे भरवाते ही नहीं, हम तो 3-4 महीने हो जाते हैं। हमने सोचा ये सस्ता पड़ेगा हमें, जो हमारे पास नहीं था उसके लिए भी, चूल्हे के लिए भी, लेकिन अब देख रहे हैं तो ये भी महंगा है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। कब से नहीं भरवाया आपने? 3 महीने हो गए हमें। परेशानी आपकी है तो प्रदर्शन भी आपको ही करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे आएंगे। विपक्ष को तो साथ देना ही चाहिए। अब देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन विपक्ष का नहीं है, ना ही उसके आने के इंतजार में रुका है, वहां के नागरिकों का प्रदर्शन है। जरूर इन प्रदर्शनों में सवाल होना चाहिए कि आखिर विपक्ष के सवाल जंगल, जमीन, हवा को लेकर क्यों नहीं बनते, जो नागरिकों के सवाल बनते हैं। डुमना जंगल 1800 एकड़ में फैला है। 150 साल पुराना यह जंगल जबलपुर के आसपास की जलवायु का पहरेदार है। 2005 में डुमना में IIT बना, उसके बाद से यहां कई तरह की योजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। 5 सितारा होटल बनने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने की बात हो रही है। इस कारण जंगलों की कटाई भी हो रही है, तो उसे रोकने के लिए 15 से 25 साल के युवाओं का समूह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कानूनी मदद देने के लिए 4-5 वकीलों का एक समूह भी है। विकास के नाम पर गतिविधियों के बढ़ने से वन्य जीवों पर बुरा असर पड़ेगा। युवा चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन जंगलों की कीमत पर नहीं। इसलिए मांग कर रहे हैं कि डुमना में कोई निर्माण ना हो, इसे हरित पट्टी के रूप में रहने दिया जाए। प्राकृतिक जंगलों की भरपाई आप वृक्षारोपण से नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जिन्हें लगता है कि कुछ सवाल गलत हैं, तो प्रदर्शन भी वे खुद ही करते हैं। हम समझ सकते हैं कि पेड़ जरूरी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी अथॉरिटीज भी समझ पाएं कि जिस पेड़ को 100 साल लगे ग्रो करने को, उसको 10 सैपलिंग्स रिप्लेस नहीं कर सकते। डेवलपमेंट प्लान्स कहीं और भी किए जा सकते हैं, ना कि एक ऐसे जोन में जो कि जबलपुर का लंग कहलाता है, जहां से हमें जबलपुर की जनता के लिए शुद्ध वायु मिलती है। 11 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में 200 किसानों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखा। इसके विरोध में बीजेपी के 3 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, क्योंकि मौन रखना असंसदीय बर्ताव बताया गया है। आज बिहार विधानसभा में जैसे ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मृतक किसानों के बारे में शोक प्रस्ताव पास करने का अनुरोध किया, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन स्थगित कर दिया। लेकिन उसके पहले यह जरूर कहा कि वे सदन की तरफ से शोक प्रस्ताव भेज देंगे। मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा। शोक संतप्त किसान जो शहीद हुए महोदय किसान आंदोलन में, अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 22 फरवरी 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन वापस नहीं होगा, भले ही एक फसल में आग लगानी पड़े तो लगा देंगे। काफी सख्त बयान है। फसलों पर इतना जुल्म क्यों? क्या महापंचायतों के कारण अब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कमजोर होने लगा है? भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अनुरोध किया है कि हरियाणा और पंजाब में खाप पंचायतों का दौर बंद कर दिया जाए। यहां जागरूकता की कोई कमी नहीं है, इसके बजाय यूपी, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में महापंचायतें तेज की जाएं। मैं अनुरोध करूंगा कि हरियाणा और पंजाब से ये पंचायतें सभी भाई बंद कर दें। खापों वालों से भी अनुरोध करूंगा और आम सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा में और पंजाब में कोई पंचायत ना रखवाए, बाकी दूसरे स्टेटों में रखवाएं, क्योंकि हमारे पास भी दूसरे स्टेटों में जाने का टाइम फिर कम रह जाता है जब हरियाणा और पंजाब वाले भाई पंचायतें रखते हैं। तो हरियाणा और पंजाब वाले भाई तो ज़्यादा ध्यान धरनों पे दें, वहाँ पे सिस्टम बनाएं कि हर गांव से इतने आदमी वहाँ पे परमानेंट रहेंगे। क्या किसान नेता अपने आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा पाएंगे अपने दम पर? उत्तर प्रदेश में भी महापंचायतें कुछ कम नहीं हुई हैं, हालांकि ज्यादातर पश्चिम में हुई हैं। पश्चिम यूपी के इलाके में राजनीतिक दल भी अपनी पहुंच बनाने के लिए महापंचायतों की होड़ कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बघरा गांव की महापंचायत में शामिल होने जा रही हैं। उधर राजस्थान में आज जयपुर के पास चाकसू तहसील के कोटखावदा में सचिन पायलट की महापंचायत हुई। इसका आयोजन कांग्रेस के ही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने किया। इस महापंचायत में नरेश मीणा भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दौसा में सबसे पहले सचिन पायलट ने महापंचायत में हिस्सा लिया था, उसके बाद भरतपुर में भी महापंचायत की है। इसके पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के साथ महापंचायत में भी सचिन हिस्सा ले चुके हैं। और यहाँ मैं कहता सारी संपत्ति हमारी। राजनीतिक दलों की महापंचायतों में राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी बाजी मार चुके हैं। राकेश टिकैत के रोने की घटना से पहले से ही जयंत चौधरी ने महापंचायतें शुरू कर दी थी। 12 जनवरी, 19 जनवरी, 23 और 28 जनवरी को 5 महापंचायतें कर चुके थे। 28 जनवरी को जब टिकैत ने आंदोलन को नया तेवर दिया, उसके बाद से अब तक जयंत चौधरी 18 महापंचायतें कर चुके हैं। जयंत ने अगले ही दिन 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की थी। एक एक जिले में कई महापंचायत कर चुके हैं। मथुरा में ही गोवर्धन, छाता, बलदेव, माठ, कोसीकला और मगोर्रा में महापंचायतें कर चुके हैं। सारी पंचायतें उनकी पार्टी के बैनर तले हो रही हैं और पश्चिम यूपी में हो रही हैं। यह सारा इलाका बीजेपी का ही है। बीजेपी के सांसदों और विधायकों का दबदबा है। अभी तक बीजेपी की तरफ से काउंटर रैलियों का ऐलान नहीं हुआ है। जयंत की महापंचायतों में काफी लोग आ रहे हैं। इन महापंचायतों में 2013 के दंगों का जिक्र आ रहा है। उस समय की बातों को लेकर अफसोस जाहिर किया जा रहा है। क्या वाकई इस अफसोस के सहारे जयंत उस सामाजिक एकता को बना पाएंगे जो दंगों के कारण बिखर चुकी है? किसान महापंचायतों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो भीड़ आ रही है वो आ रही है जयंत चौधरी की महापंचायतों में। जयंत चौधरी हमारे साथ हैं। करीबन 20 से ज्यादा इन्होंने किसान महापंचायतें की हैं 15 से 20 दिनों के टाइम में। जयंत जी, जबरदस्त भीड़ आ रही है महापंचायतों में आपकी। लोग ये कहने लग गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी जमीन पर वोट्स तो मिले आपको, लेकिन सीटें नहीं मिली आपको। तो कहीं ना कहीं किसानों के बहाने आप लोग अपनी राजनीति बेटर कर रहे हैं, अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस पाने में लगे हुए, आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर। देखिए, हमारा तो मुख्य वोट बैंक किसान ही था और हमेशा ही था। हमारी तकदीरें जो है बदली, उतार चढ़ाव आए, हर पार्टी के उसमें आते हैं, हर आदमी के जीवन में आते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां तो हैं ना। अब जब किसानों पे जिस तरह से सरकार ने एक तरह से उन पे वार किया है और उनका अपमान कर रही सरकार, अब 3 महीने हो गए हैं, किसानों की अभी भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार तो ये कह देती है हमने 10 बार 11 बार बैठक कर ली है और अब और ऐसा लग रहा है कि और अड़ियल होती जा रही है सरकार। बिल्कुल उन्होंने हार्डन कर दिया अपना स्टांस। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को, और हम लोग समाज का भी हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी थी कि उस आंदोलन को हम संगठित करें, उसको धार दें और सरकार को एहसास दिलाएं कि ये एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, ये एक जातीय आंदोलन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। और जब तक राजनीतिक चोट का एहसास उनको हम नहीं देंगे, कोई भी सरकार बहुमत पे है, दूसरी बार लौट के आए हैं, दे आर वेरी वेरी सेल्फ अश्योर्ड, दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट,
मोदी जी को लगता ही नहीं है कि कहीं वो चुनाव हार सकते हैं। उस आत्मविश्वास को जब तक हम नहीं हिलाएंगे तब तक नागरिकों की बात, किसानों की बात, छात्रों की बात, कल को कोई और आंदोलन होगा उनकी सुनवाई ढंग से सरकार करने वाली नहीं है। जैन जी, क्या आप मानेंगे 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कहा जाए जो राष्ट्रीय लोक दल है, आपके ग्रैंडफादर चौधरी चरण सिंह जी, आपके फादर चौधरी अजीत सिंह जी स्टालवर्ट लीडर्स हैं, अब आप देख रहे हैं सारा काम, आपको लगता है दंगों के बाद जो ट्रेडिशनल वोट था आरएलडी का, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बाकी जाति ही मिलती थी, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया, पोलराइजेशन हुआ, उसका आरएलडी को बहुत नुकसान हुआ और इस किसान आंदोलन ने जाट मुस्लिम सबको हटा करके सबको किसान बनाने की कोशिश की है, तो आप लोगों को भी लगता है कि नहीं इस बहाने आपकी वापसी हो जाएगी? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, वोट के पीछे बहुत बड़ा विश्वास होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वोटर कहाँ जाएगा, क्या होगा। बड़े बड़े पंडित आते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, अनुमान कोई भी नहीं कर सकता, हम लोगों को भी नहीं पता रहता। और आजकल तो स्थितियाँ ये हैं कि आपकी सभाएं बहुत बड़ी होती हैं, लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे क्या चीज़ हो जाए तो बहुत डायनामिक सिचुएशन है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि वह कम्युनिटीज़ वो साथ में वोट करती हैं जो एक दूसरे पर विश्वास करें। निश्चित तौर पर जब हिंसा हुई और आपस में ही हिंसा हुई, उसका प्रभाव सोशल फैब्रिक पे पड़ा, वहाँ के जीवन पर पड़ा, वहाँ के व्यापार और व्यवसायों पर पड़ा और वहाँ के राजनीति पे भी पड़ा। वह हमारा गढ़ था मुजफ्फरनगर और इसलिए वक्त लगा उन चीज़ों को फिर जो बिखेर दिए गए, उन रिश्तों को, उन धागों को हमने फिर समेटा है। और अच्छी बात ये, अच्छे संकेत हैं, सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिए, आज उनका विरोध हो रहा है, लेकिन अगर हम सब लोग सरदार हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सब कास्ट के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारी पहचान खेती से है या हमारी पहचान गांव से है, यही असली भारत है। सर, आपकी तमाम महापंचायतों में हमने देखा तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं कि नहीं देखिए हमने आपका साथ नहीं दिया, अब हम जाग गए हैं, नमक लेकर एक कस्में खा रहे हैं कि हमने जो छोड़ दिया था चौधरी साहब को, हम चौधरी साहब के साथ में। हमने देखा है लोग भावुक हो रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ना, वो तो आपसे कह रहे हैं देखिए भैया हम बीजेपी के साथ चले गए थे, हमसे गलती हो गई, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। तो इसका राजनीतिक लाभ तो मिल रहा है अजीत सिंह जी को और आपको। बिल्कुल मिल रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब हाथरस की घटना हुई थी उसके बाद हमने मुजफ्फरनगर में ही पंचायत करी थी और मैंने ही मन से कहा था कि जो लोग बीजेपी में चले गए, मैं उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ, हमें चाहिए, उनकी आवश्यकता है, ये वक्त है, ये कमजोरी का वक्त है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। तो वो इमोशनल पिच मैंने भी किया है और पॉलिटिक्स इज नेवर डिवॉइड ऑफ इमोशन, ना ही पहचान के बगैर कोई राजनीति होती है। सवाल ये, आप हिंदू मुसलमान की पहचान को लेकर जाना चाहते हो या आप किसान की पहचान को लेकर जाना चाहते हो? हमने दूसरा रास्ता चुना है, किसान का। ब्रेक में जाने से पहले फाइन तंत्र की बात। जब मोटर व्हीकल एक्ट आया तब जुर्माना की राशि को लेकर एक प्राइम टाइम में हमने चर्चा की थी कि क्या ट्रैफिक नियमों को लागू करने का यही एकमात्र तरीका है? अगर है तो फाइन की राशि कितनी होनी चाहिए? ओला उबर के कई चालक मिलते हैं जो साधारण लोग होते हैं, कहते हैं कि महीने की कमाई फाइन में चली जाती है। सड़क की डिजाइन खराब हो, लाल बत्तियों की पोजीशन स्पष्ट ना हो तो इसके लिए कोई बात नहीं होती। आज दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली शहर के लोगों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 124 करोड़ का जुर्माना दिया है। यह छोटी राशि नहीं है। इसी तरह कोविड-19 के नियमों का पालन ना करने पर दिल्ली के लोगों से 45 करोड़ से अधिक की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई। 169 करोड़ रुपए फाइन के रूप में जनता से लिए गए। फाइन देने वाले सभी अमीर तो नहीं होंगे। हम धीरे धीरे फाइन तंत्र में बदलते जा रहे हैं। फाइन का एक मकसद यह भी है कि व्यवस्था बेहतर हो। क्या गरीब जनता की जेब से 225 करोड़ निकालकर वो मकसद पूरा हुआ? क्या 225 करोड़ छोटी राशि है? ब्रेक के बाद क्या इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है? हमारी तरह बोलने, हंसने, रोने, खुश होने और दुखी होने वालों की दुनिया? यह सवाल कवियों, लेखकों, फिल्मकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक को सदियों से लुभाता रहा है। इंसान ने बार बार इस दुनिया के बाहर झांकने की कोशिश की। रूस के यूरी गागरिन 1961 में जब पहली बार आसमान में उतरे तो लगा कि अब वाकई आसमान भी इंसान की मुट्ठी में है, उसके पांव तले आ गया है। 1969 में जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखे
तो उन्होंने इसे अमेरिका की नहीं इंसानियत की बड़ी छलांग बताया। वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तब से अब तक 50 साल हो गए हैं, इंसान आसमान के कुएं में झांकता रहा है। दुनिया चांद के आगे मंगल और शनि तक के चक्कर काट रही है। भारत भी 7 साल पहले मंगल की कक्षा छू चुका है। बेशक 2019 में चांद पर हमारा लैंडर उतरते उतरते रह गया, लेकिन ऐसी नाकामियां ही आने वाली कामयाबियों का रास्ता भी खोलती हैं। दुनिया भर में आसमान छूने की कोशिशें हार हार कर ही आगे बढ़ी हैं। आज का दिन भी इस सिलसिले की एक अहम कड़ी के तौर पर आया है। अमेरिका का एक रोवर परसिवियरेंस आज मंगल की सतह पर उतरा है। कोशिश फिर वही देखने की है, कहीं मंगल पर भी जीवन की कोई धुकधुकी तो नहीं है, कहीं कोई सांस लेता हुआ जीव, कहीं हिलता डुलता हुआ कोई बहुत सूक्ष्म प्राणी वहां है या नहीं। अंतरिक्ष के विशाल अनंत आंगन में फैली हजारों आकाश गंगाओं के बीच किसी धूल कण सी ये धरती अपनी किसी बहन को खोज रही है, और यह कविता हमारा विज्ञान लिख रहा है। धरती से 20 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल की 3.5 अरब साल पुरानी चट्टानों की नींद में अचानक एक खलल पड़ा, जब धरती से आया एक मेहमान वहां ज्वालामुखी की राख और धूल से भरी चट्टानों के बीच एक झटके से कूदा। तब भारत में रात के 2:30 बजे थे। नासा का बनाया परसिवरेंस नाम का ये रोवर जेज़ेरो क्रेटर पर उतरा, जो करीब 50 किलोमीटर चौड़ा है। इससे 7 मिनट पहले ये 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल के वातावरण में दाखिल हुआ था। इस घर्षण से उठी आग से बचाने के लिए इसमें एक हीट शील्ड थी। फिर इससे एक बास्केटबॉल के मैदान के आकार का सुपरसोनिक पैराशूट निकला, जिसने इसकी रफ्तार घटाई और फिर एक स्काई क्रेन की मदद से ये सतह पर उतरा। मंगल पर इसके उतरने का पहला सिग्नल बिल्कुल प्रकाश की गति से धरती की ओर चला और करीब 11 मिनट बाद धरती तक पहुंचा। आधी रात के बाद की या सुबह से पहले की ये कामयाबी अभी शुरू हुई है। परसिवरेंस मंगल की सैर के लिए नहीं गया है, वहां उसे रुकना है। वो वहां तब तक रुकेगा जब तक मंगल सूर्य की पूरी एक परिक्रमा नहीं कर लेता, यानी मंगल के पूरे 1 साल। धरती के हिसाब से जोड़ें तो ये करीब 2 साल वहां रहेगा। उसे वहां जीवन की संभावना देखनी है। ये देखना है कि किसी सुदूर अतीत में वहां जीने लायक स्थितियां थीं या नहीं, या आने वाले कल को होंगी या नहीं। जीवन की स्थितियों का मतलब मनुष्य जैसे प्राणी नहीं, बल्कि वे बहुत सूक्ष्म माइक्रोब जो सही माहौल मिलने पर पनप सकते हैं। इस काम के लिए वो कई उपकरणों से लैस है। रोवर में एक ड्रिल है जो वहां सबसे संभावनाशील चट्टानों और मिट्टी के नमूने जुटाएगा। इन्हें वो मंगल की सतह पर एक जखीरे में रखेगा। भविष्य में कोई यान इन नमूनों को धरती पर लाएगा। इसे भावी मंगल मिशन की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक और जानकारी जुटानी है। ये भी देखने की कोशिश होगी कि मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन पैदा किया जा सकता है या नहीं। भारत के लिए अमेरिका के इस मंगल मिशन का एक और पहलू है। भारत की एक बेटी इस मिशन में अहम भूमिका अदा कर रही है। स्वाति मोहन साल भर की थीं जब वो भारत से अमेरिका गईं। 9 साल की उम्र में स्टार ट्रेक देखकर अंतरिक्ष में उनकी दिलचस्पी पैदा हुई। हालांकि 16 साल तक वो बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती थीं। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। MIT से एरोनॉटिक्स में मास्टर्स और PhD की। उन्होंने कैसिनी मिशन में भी काम किया है। मौजूदा मिशन में वो रोवर का एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम देख रही हैं। 60 के दशक से अब तक मंगल के लिए करीब 60 यान चले हैं। इनमें से कामयाबी बस 5 को मिली है। अब सबकी नजर परसिवरेंस पर है। उसके कैमरे ने वहां से तस्वीरें भेजनी शुरू भी कर दी हैं। देखें ये तस्वीरें कौन सी नई दुनिया हमारे लिए खोलती हैं।